वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक आपके पास किस क्लास में आएगा और कैसे आएगा। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th के लिए। बेशक आप क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हों या स्टेट बोर्ड से कर रहे हों, तो उन दोनों में ही आपके पास एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। हमने इसके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमें पता है मैथ्स की काफ़ी अलग अलग ब्रांचेज हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स की। उन्हीं ब्रांचेस में से एक है ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th के अंदर आपके पास क्लास 10th के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 8 इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो चैप्टर्स एक साथ देखते हैं 10th क्लास में, जो कि 10th से पहले आपने कभी 9th तक नहीं पढ़े, और ये दोनों चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। साथ ही एक बात बता दूं मैं आपको कि चैप्टर 8 के अंदर 4 एक्सरसाइजेज हैं 8.1 टू 8.4 तक, और चैप्टर 9 के अंदर ओनली सिंगल एक्सरसाइज है दैट इज़ 9.1। जब आप चैप्टर 8 के अंदर 8.1 एंड 8.2 सीख रहे होंगे तो 8.1 और 2 से ही आपकी 9.1 हो जाएगी। यानी कि अगर आप 8.1 और 8.2 को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 9 भी साथ ही कवर हो जाता है। केवल इतना सा फ़र्क है कि चैप्टर 8 के अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स नहीं हैं, चैप्टर 9 के अंदर वही के वही फंक्शंस यूज़ होंगे, वही एप्लीकेशंस यूज़ होंगी, बस स्टेटमेंट के अंदर लगाना है उसे। ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8, और इस चैप्टर 8 के अंदर हम लोग करेंगे क्या। तो जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं कि हमारी जो आज की क्लास है ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ की फर्स्ट क्लास है, या इसे आप बोल सकते हैं पार्ट 1, दैट इज़ फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कंप्लीट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कहाँ से आया, क्या यूज़ है, ये मैथ्स की अलग अलग ब्रांचेस से किस तरह से अलग है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब आप सारे के सारे बेसिक्स सीख लेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कौन से नए नाम जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको याद करना होगा। कुछ टर्म्स आएंगी जो हम लोग याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये भी हमारी आज की वीडियो का पार्ट है। उसके बाद जब आप ये सब अच्छे से समझ लेंगे फिर मैं आपको कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज 8.1 के सभी एग्जांपल्स इसी वीडियो में। ठीक है जी, यानी पहले सारा टॉपिक समझते जाएंगे और फिर उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे आपके एनसीईआरटी के, और उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज भी हम लोग 8.1 इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे। यानी कि ये वीडियो आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 9th क्लास तक कभी नहीं किया, एक तो हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, और साथ ही 8.1 यानी कि 9th चैप्टर के बेस भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर तैयार कर चुके होंगे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, इसके बाद मैं आपके पास पार्ट 2 लेकर आऊँगा, पार्ट 3 लेकर आऊँगा, और पार्ट 4 एंड पार्ट 5। टोटल 5 पार्ट्स के अंदर मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 10th क्लास ख़त्म करा दूंगा। पार्ट 2 के अंदर 8.2 होगी, उसके एग्जांपल्स बेसिक्स एंड एक्सरसाइज, फिर 8.3, फिर 8.4 एंड 8 जो 5th है दैट इज़ नॉट चैप्टर 9। इसमें हम लोग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर हैं लेकिन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपने आज से पहले ट्रिग्नोमेट्री को कभी क्यों नहीं जाना। हम आज से पहले ट्रिग्नोमेट्री को क्यों नहीं जान पाए। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे पार्ट्स बोल सकते हो आप इसे, कि मैथ्स के अंदर आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं। मैथ्स का सबसे पहला पार्ट होता है अर्थमेटिक। मैथमेटिक्स का जो अर्थमेटिक पार्ट है ये डील करता है नंबर्स के साथ। किसके साथ डील करता है? नंबर्स के साथ। तभी आपने देखा होगा जब मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर्स, इस तरह से। फिर उसके बाद आप इसके अंदर जो नंबर्स के साथ हम ऑपरेशंस लगाते हैं, नंबर में कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन, दैट इज़ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड।
ये सब अर्थमेटिक का पार्ट है। किसी को किसी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ अर्थमेटिक मेथड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स इज़ 10 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो स्टेटमेंट्स के अंदर जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, वो भी किसका पार्ट है, अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक आप लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं और अर्थमेटिक ही सबसे बेसिक है। यहीं से आप लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं छोटी क्लासेस में। अर्थमेटिक के बाद जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में होते जाते हैं, आपके पास सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है अलजेब्रा का। मैथमेटिक्स की जो सेकंड ब्रांच आप लोग डील करते हैं वो होती है अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, अब जो आपने अर्थमेटिक के अंदर नंबर्स पढ़े थे, अर्थमेटिक के अंदर जो नंबर्स पढ़े थे, उन नंबर्स को हम लोग बोल देते हैं कि कॉन्स्टेंट्स। बोलिए आप इसे क्या बोलिए, कॉन्स्टेंट्स, के ये कभी चेंज नहीं होंगे। फिर अलजेब्रा के अंदर एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस होगी वो होगी वेरिएबल्स। अलजेब्रा में जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को मैं बोल देता हूँ जी अल्फ़ाबेट्स। वेरिएबल्स नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ फिक्स ना होना, कि उसकी जगह कुछ भी वैल्यू आ जाए। ये हमारा सेकंड ब्रांच होता है। जब नंबर और वेरिएबल्स मिल जाते हैं तो हम लोग मैथमेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। एग्जांपल 2 इज़ अ कांस्टेंट, इसके साथ एक वेरिएबल लगा दिया मैंने x, तो 2x प्लस 3y, y इज़ सेकेंड वेरिएबल, इज़ इक्वल टू 7। तो जब आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। तो ये आपकी मैथ्स की सेकंड ब्रांच थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टाइप 3 ऑफ मैथमेटिक्स, वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कौन सी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री होती है जिसमें आप लोग पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। किसके बारे में, लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है फिगर्स के बारे में। फिगर्स किस तरह से, आपने पढ़ा है कि एक सर्कल होता है, तो सर्कल कहाँ था, सर्कल अर्थमेटिक में नहीं था, सर्कल अलजेब्रा में नहीं था, सर्कल कहाँ आया, ज्योमेट्री में। फिर हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों। फिर हम लोगों ने पैरेललोग्राम पढ़ा, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हों। तो जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिगर्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिगर्स पढ़ते हैं, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ते हैं, जो आप अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पढ़ते हैं, ये सभी किसका पार्ट होते हैं, ये ज्योमेट्री का पार्ट होते हैं आपका। और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है हमारे पास, मैथ्स की फोर्थ ब्रांच, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ये फर्स्ट टाइम आपके पास क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कब कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्लास 10th में, और ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री में इन तीनों से कुछ अलग होगा। यानी जो आपने अर्थमेटिक में नहीं सीखा, जो अलजेब्रा में नहीं सीखा, जो ज्योमेट्री में नहीं सीखा, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री जानते हैं कि ये कहाँ से आया। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से पैदा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, दो। इसके अंदर एक वर्ड का नाम है ट्राइगोनन, एक वर्ड का नाम क्या है, ट्राइगोनन, और दूसरे वर्ड का नाम है मेट्रन, जिसको कि हम लोग मेट्री बोल देते हैं। अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो ट्राइगोनन का मीनिंग है ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है जी। ट्राइगोनन का मीनिंग क्या है, ट्रायंगल, और मेट्रन का मीनिंग क्या है, मेज़र। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ट्रायंगल को मेज़र करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, ट्रायंगल को मेज़र करेंगे, तो वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि सर ट्रायंगल इज़ ऑल्सो अ फिगर ना, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ ली। यस, ज्योमेट्री में आपने बच्चे ये पढ़ा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि सर एक्यूट ट्रायंगल्स होती हैं, फिर हम लोग बोल देते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स होती हैं जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। फिर हम लोग बोल देते हैं सर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों। ये सब हम लोग ज्योमेट्री में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो करना है, यहाँ पे करना है ट्रायंगल की मेज़रमेंट। यानी कि क्या हुआ कि आपको ये नापना है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ये हमारे क्वेश्चन जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसमें बताता हूँ आपको कि और किस तरह से ये चलने वाला है। अब आप एक बात बताइए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमें पता चल चुका है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्रायंगल को मेज़र करना है। अब एक बात बताइए मुझे, ट्रायंगल में आप क्या मेज़र कर सकते हो, आप बाउंड्री थोड़ा मेज़र करोगे। एक ट्रायंगल के क्या पार्ट्स होते हैं, एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, दैट इज़ साइड 1, दैट इज़ साइड 2 एंड दैट इज़ साइड 3। या तो सॉरी, एक ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं हमारे पास,
और 3 ही एंगल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना जी। ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप इन साइड्स और एंगल्स को मेज़र करते हो। क्या मेज़र करते हो? साइड्स या फिर एंगल्स को। ये आपने ज्योमेट्री में मेज़र करना नहीं सीखा था, ठीक है ना जी। कि साइड, अगर मुझे कोई एक साइड पता है तो सेकंड साइड बताओ या थर्ड साइड बताओ। ये हो गया हमारा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइड निकाल सकते हैं और एंगल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ट्रायंगल को तो पढ़ोगे। किसको पढ़ोगे? ट्रायंगल को। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ओनली एंड ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स पे लगती है। किस पर लगती है? जस्ट एंड ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल के ऊपर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का। उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है जिसमें कोई एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का। दैट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री है, और हमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे, ठीक है जी। इन दोनों में से अगर मुझे कोई एक पता चल जाए तो आप 90 में से माइनस करके लिख सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है, इससे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं आपको दो साइड्स बता दूं, मैं आपको बता दूं कि पहले ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर तीनों साइड्स को हम लोगों ने स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें आपने किसी को कोई नाम नहीं दिया कि सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, कोई नाम नहीं है। जबकि पाइथागोरस थ्योरम है एक हमारे पास जिसमें हम लोग इसे बेस बोलते हैं, इस स्टैंडिंग लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट। हाइपोटेन्यूस के साथ कोई भी कन्फ्लिक्शन नहीं है कि क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो आप लोगों ने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है, ठीक है, ये आउट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री से पहले ही सीख लिया पाइथागोरस थ्योरम को। अब मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग साइड्स मेज़र करते हो, तो एक चीज़ देखते हैं हम लोग, बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी साइड्स मेज़र की जा सकती थी क्या? अगर मैं बोल दूं इस ट्रायंगल में बेस है 3 सेंटीमीटर, अगर मैं बोल दूं इस ट्रायंगल में बेस क्या है? 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर, क्या आप इसका हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो? तो जो मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम लिखी है, इस पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज़ कीजिए, आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा हमारा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 16 प्लस 9। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है? 5। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है? 5। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है यहाँ पर, क्वेश्चन इज दिस कि सर हमने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को भी मेज़र कर लिया, साइड को भी मेज़र कर लिया, लेकिन जो आपने इस समय साइड मेज़र की है, ये पाइथागोरस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस में देखिए क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पाइथागोरस लगाई और साइड मेज़र कर दी, क्या आप मुझे ये करके बता सकते हैं कि मुझे बेस नहीं पता, मैंने बेस को कर दिया डिलीट, कि सर बेस नहीं पता कि 3 है, सिर्फ ये पता है परपेंडिकुलर 4 है, सिर्फ ये पता है परपेंडिकुलर क्या है? 4 है। क्या आप हाइपोटेन्यूस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि पाइथागोरस की भी लिमिटेशंस थी। और लिमिटेशंस क्या थी? पहली लिमिटेशन तो ये है, आपको एनी 2 साइड्स पता होनी चाहिए। एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स क्या हो? गिवन हो। अगर 2 साइड्स गिवन नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। एनी 2 साइड्स गिवन, तब हम लोग वी कैन फाइंड थर्ड साइड, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड थर्ड साइड। अगर 2 साइड्स पता है तो थर्ड मैं निकाल सकता हूँ। तो पहली तो लिमिटेशन ये हो गई बच्चे कि अगर आपको ओनली 1 साइड गिवन हो, ओनली 1 साइड गिवन हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओनली 1 साइड गिवन है तो पाइथागोरस किसी भी काम की नहीं है। सेकंड लिमिटेशन यहाँ पर इसकी ये है कि आपने थर्ड साइड तो मेज़र कर लिया, आपने थर्ड साइड को तो मेज़र कर लिया, आपने अभी हाइपोटेन्यूस निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन माय क्वेश्चन इज़, क्या आप मुझे एंगल बता सकते हो? एंगल वैल्यूज़ बता सकते हो बेटा कि ये वाला जो एंगल था ये क्या होगा? 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, या आप ये वाला एंगल बता दीजिए। तो सेकंड ये है, एंगल वैल्यूज़ भी आप लोग नहीं निकाल सकते।
तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में केवल तब काम करती है जब हमें कोई दो साइड्स पता हो और तीसरी साइड हमें क्या करनी हो, निकालनी हो। अगर मुझे सिर्फ एक ही साइड गिवन हो तब मुझे एंगल और साइड्स निकालनी हो तो क्या होगा, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, आपके पास कोई भी एक साइड दी होगी, आप उससे भी ट्रिग्नोमेट्री का काम चला सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक साइड गिवन होगी और उससे भी ट्रिग्नोमेट्री चल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इसके नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं, या फिर पूरा वीडियो आप एक बार देखिए, सब कुछ समझ लीजिए, बाद में सेकंड टाइम वीडियो जब आप प्ले करेंगे तब नोट्स बनाइएगा, एक बारी में समझ लीजिए सारा। तो जिस वे में भी आपको ईजी लगे आप कीजिए। तो लिमिटेशंस बताई हैं मैंने आपको, किसकी लिमिटेशंस बताई हैं, पाइथागोरस थ्योरम की, कि पाइथागोरस थ्योरम भी सब कुछ नहीं कर सकता राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे हुआ। ठीक है ना जी, कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पता चल गई तो आप उसमें क्या गिवन होगा और आप क्या क्या निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या गिवन होगा और हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो टॉपिक का हेडिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हम यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को ही कवर कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कब काम आएगी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री कब काम आएगी हमारी, अगर मेरे पास जो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये हमें पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल इज़ ऑलवेज 90। ये तो कभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वन एंगल ऑलवेज 90, क्योंकि अगर ये 90 का नहीं होगा तो राइट एंगल ही नहीं होगी, ये तो ऑलवेज गिवन है। अगर मैं आपको बोल दूं ओनली वन साइड गिवन हो, अगर ओनली वन साइड गिवन हो, केवल एक साइड, ओनली वन साइड गिवन, एंड एनी वन ऑफ दीज एंगल्स, एक एंगल ये बन रहा है यहाँ पे और एक एंगल ये बन रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता हो, कोई भी एक एंगल, यानी कि ओनली वन साइड गिवन हो और वन एंगल भी गिवन हो। ये वन एंगल जो है 90 से अलावा, अगर आप कह दो कि सर 90 गिवन है, उसका हमें कुछ नहीं करना, वन एंगल गिवन, यानी एक साइड दिया और एक एंगल दिया है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, इससे आप अदर जो टू साइड्स हैं वो निकाल सकते हो। ये केवल ट्रिग्नोमेट्री में निकल जाएंगी, पाइथागोरस वगैरह जो अदर साइड्स हैं वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, दोनों की दोनों। पहली बात तो ये कि एक ही साइड दिया और एक एंगल दिया तो अदर टू साइड्स मिल जाएंगी। दूसरा काम क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर वो आपको टू साइड्स दे दे तो थर्ड साइड तो आपको पता है कि पाइथागोरस से ही निकल जाती है। थर्ड साइड तो, अगर टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड तो पाइथागोरस से ही निकल जाएगी। इफ़ टू साइड्स गिवन, तब आप दोनों के दोनों एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि एक एंगल तो 90 फिक्स है, तीन में से एक एंगल 90 है, तो टू एंगल्स फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अगर मुझे कोई दो साइड्स पता हो तो मैं ये वाला एंगल भी बता दूंगा कितना है और ये वाला एंगल भी बता दूंगा कितना है। तो ठीक है जी, तो दोबारा से मैं एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ। अब एक बार यहाँ पर दोबारा से देखिए और समझिए। ठीक है, एक बार दोबारा से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री हमने बोला दो वर्ड से बना, कौन कौन से वर्ड से बना था, ट्रिगोनन से और मैट्रन से। तो ट्रिगन से हमें पता चला ये ट्रायंगल के अंदर ही फॉलो होती है, ट्रिग्नोमेट्री केवल ट्रायंगल के अंदर फॉलो होती है, और मैट्रन से पता चला उसके अंदर आप मेज़र कर सकते हो, वैल्यूज़ निकाल सकते हो। आगे जाके हमें पता लगा ट्रायंगल भी केवल राइट एंगल ट्रायंगल के, ट्रायंगल भी केवल कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, यानी कि केवल इस प्रकार के ट्रायंगल्स के अंदर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री लगता है। और मेज़र क्या क्या कर सकते हो आप चाहे तो साइड्स निकाल सकते हो कि साइड्स की लेंथ कितनी है, और आप चाहो तो एंगल्स निकाल सकते हो कि एंगल्स की लेंथ, एंगल्स की लेंथ नहीं, कि एंगल्स की वैल्यू कितनी है, कितने डिग्री का है। अब यहाँ से आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नई नई इंट्रोड्यूस हुई है तो यहाँ पे एंगल्स के लिए जब तक आपने अलजेब्रा किया ना, तब तक आप एंगल को बोल देते थे कि एक्स मान लिया, एंगल को वाई मान लिया। वैसे तो हमें पता ना एंगल्स क्या होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ना, इनके बीच की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो अभी तक तो हम एंगल्स को क्या करते थे, एक्स एंड वाई मान लेते थे, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो एंगल्स को एक्स एंड वाई नहीं कहेंगे हम। एंगल्स के लिए दो नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस होंगे, आपको जीरो डालना है और जीरो के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जीरो के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे करके जीरो, इसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल के लिए यूज़ हो रहा है बच्चा, दैट इज़ कॉल्ड थीटा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं डिसाइड की
कि इसकी वैल्यू क्या है, हमने केवल ये बता दिया थीटा मीन्स एंगल, वो एंगल की वैल्यू क्या, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी। तो ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ पर एंगल यूज़ होगा उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, थीटा। तो एक और सिंबल होता है हमारे पास यहाँ, अगर आप इस ज़ीरो को बनाकर हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह वर्टिकल लाइन लगा दो, दोबारा बना देता हूँ, ज़ीरो बनाकर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन लगा लो, तो इसका नाम होता है फाई। इस सिंबल का नाम क्या है, फाई। ये फाई का मतलब भी क्या है, एंगल। ये एंगल कितना भी हो सकता है फिर दोबारा से। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास ट्रायंगल के अंदर साइड्स को या एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ इतनी सी बात जानी। उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम करता है। अगर केवल एक साइड के साथ एक एंगल भी पता हो तो आप साइड्स निकाल सकते हो, अगर एक साइड के साथ एंगल पता हो तब भी आप साइड्स निकाल सकते हो। ठीक है, एंगल भी मेज़र हो जाएगा और साइड्स भी मेज़र हो जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कैसे करेंगे, कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। ठीक है ना, अभी तक तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल में लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री यानी एंगल्स का रिश्ता है। अरे एंगल्स का रिश्ता किसके साथ, साइड्स का रिश्ता किसके साथ। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच होगी, क्वेश्चंस होंगे वो कैसे कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो अब आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को यदि मैं नाम दे दूँ कुछ भी, ए बी और सी, अभी हमने देखा ना कि यानी टू साइड्स गिवन होंगी। तो मान लीजिए मैंने आपको खुद ही बता दिया सर कि ये साइड है 2 सेंटीमीटर की, तो ये साइड है 4 सेंटीमीटर की। आप पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाल सकते हैं। आप पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाल लेंगे ना, तो पाइथागोरस मैं लगा भी देता हूँ यहाँ पे, मैं फटाफट से पाइथागोरस लगा देता हूँ एक बार। पाइथागोरस के साथ हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मुझे बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है बच्चा 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस करोगे तो आएगा 12। ये BC का स्क्वायर है, तो BC हम कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करके, इसका स्क्वायर रूट करके। जिसे स्क्वायर रूट में डाउट है आप इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए। 12 जो है 2 पे जाएगा, 6 आएगा, 2 पे जाएगा 3 आएगा, 3 पे जाएगा 1 आएगा। जिसका तो पेयर बन गया वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर, यानी कि BC की वैल्यू आई 2√3। अब जो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना, यही आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। तो मुझे ये पता चल गया 2√3। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ हो रही है। ट्रिग्नो का यूज़ देख रहे हैं बच्चा। अब पहली चीज़ ये है मेरे पास, जब आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई कि आपके पास बेस कितना है, बेस मैंने कैलकुलेट करके निकाला 2√3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर मैंने क्वेश्चन में गिवन दिया था, माई परपेंडिकुलर इज़ 2 सेंटीमीटर्स। हाइपोटेन्यूज मैंने क्वेश्चन में गिवन दिया था, हाइपोटेन्यूज इज़ 4 सेंटीमीटर्स। दूसरी बात हमें क्या पता है इसके अंदर, ये सारा का सारा जो है हमें पता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये तो जान लें। जब आपके पास एक ट्रायंगल के अंदर काम ही 6 का हैं, सिर्फ कितने काम हैं, सिर्फ 6 काम हैं। वो 6 काम क्या हैं आपके, 6 वर्किंग्स क्या हैं, तीनों साइड्स पता हों, तीनों साइड्स पता चल गई, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। और दूसरी 3 काम हैं आपके पास कि तीनों एंगल पता हों, जिसमें से एक पता है, ये वाला एंगल नहीं पता और ये वाला एंगल नहीं पता। तो भैया क्या बचा इसके अंदर, सिर्फ ये बचा कि आपको 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री केवल आपकी इतनी सी मदद कर सकती है कि आप बाकी के 2 एंगल्स फाइंड कर लो। 6 में से अगर 4 चीज़ें पता हैं तो बाकी 2 ही तो निकाल पाओगे ना। ये 2 एंगल्स जो निकलेंगे, 2 एंगल्स निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। अब ये जो इतना सारा डाटा आपके पास पड़ा है, इसको आप कैसे यूज़ करोगे। देखो हमारे पास कोई भी डाटा पड़ा होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास कि 2 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, आप मुझे 10 नोटबुक्स की कॉस्ट बताओ। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो सर 2 की पता है, 10 की निकालनी है, 5 टाइम्स कर दिया तो 25 रुपीज़। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई डाटा गिवन होता है ना, जब भी आपको कोई डाटा, जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई डाटा गिवन होगा तो अल्टीमेट आप उस डाटा को यूज़ कैसे करते हो। उस डाटा के केवल 4 यूजेज ही हैं, 5वां यूज़ ही नहीं कर सकते आप। कैसे 4 यूज़ हैं,
या तो आप उसको ऐड कर देते हो डाटा को, या तो हम लोग उस डाटा को ऐड करते हैं, ठीक है ना जी, या तो हम उस डाटा को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या हम उस डाटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम उस डाटा को कर देते हैं डिवाइड। जैसा मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया उसमें आपने डाटा को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। ये 4 काम आप कर सकते हो केवल। अब मुझे ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो देखो, अगर मैं ऐड करूँगा, इन दो साइड्स को लेके मैं काम कर रहा हूँ, 2 और 4 को, 2 और 4 को लेके मैं समझा रहा हूँ आपको सारा कुछ। तो या तो मैं 2 और 4 को ऐड कर सकता हूँ, तो 2 और 4 को ऐड करके कुछ इनका यूज़ करके एंगल निकल आएगा, हो सकता है। अभी तक क्योंकि पता ही नहीं ना हमें यूज़ क्या करना है, अभी तो हम सीख रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। या हो सकता है माइनस करके एंगल आ रहा हो कि 2 में से 2 माइनस कर दो, ये माइनस का 2 आएगा। एंड पॉसिबिलिटी अभी से ना कि बड़े में से छोटा माइनस करें या छोटे में से बड़ा। प्लस में तो मैंने 2 + 4 लिखा, 4 + 2 इसलिए नहीं लिखा, 2 में 4 ऐड करो तब भी 6, 4 में 2 ऐड करो तब भी 6। माइनस में इनको आगे पीछे लिखने से साइन का फ़र्क आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 2 4 ज़ा 8, तो मेरे एंगल की वैल्यू क्या है भैया, एंगल मेरा क्या 6 एंगल है मेरा, और एंगल मेरा 2 या प्लस का 2 है या 8 है। या मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ कि सर 2 को डिवाइड कर दो 4 से, या 4 को डिवाइड कर दो 2 से। आप साइड्स के साथ केवल यही कर सकते हो। हम लोग क्या, या तो साइड्स को ऐड कर सकते हैं, या माइनस कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री ने क्या सिखाया है सर, ट्रिग्नोमेट्री इन 4 फंक्शंस में से सिर्फ एक फंक्शन पे काम करती है, वो करती है साइड्स के रेशो पे। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहा हूँ, ये राइट कॉर्नर पे जो काम चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ। तो चलिए थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। इरेज क्या करें, ये कर देते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड। लेकिन होगा क्या ये मैं आपको बता रहा हूँ, होगा जी डिवाइड। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल्स निकलेंगे वो निकलेंगे डिवाइड करके। डिवाइड किसे डिवाइड कर रहे हैं, साइड्स को। किसे डिवाइड कर रहे हैं, साइड्स को। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं आपको फिर से डेफिनेशन दूँ दोबारा से, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या था, ट्रायंगल के मेजर्स ना, वो तो उसका नाम था, वो डेफिनेशन नहीं थी कि ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल को मेज़र करना। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ रिलेशन बिटवीन रेशो ऑफ साइड्स एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी ब्रांच है, रिलेशन ऑफ रेशो ऑफ साइड्स, साइड्स की रेशो, रेशो ऑफ साइड्स। रेशो का मतलब क्या होता है सर, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, किसी को भी किसी से डिवाइड करा देना उसी को रेशो बोलते हैं। रिलेशन ऑफ रेशो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, कि आप किन्हीं 2 साइड्स को डिवाइड कर दो एंगल निकल आएगा। ऐसा कभी हुआ कि मैंने बोला सर आप 2 को 4 से डिवाइड कर दो, ये तो सर 1/2 आया, ये 1/2 डिग्रीज एंगल नहीं आया। ये मत कर देना कि सर 1/2 डिग्रीज इज एंगल, दैट इज़ नॉट एंगल। अब इसको डिवाइड करके हम लोग आगे आगे यूज़ करेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास वैल्यूज़ निकलती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं, अभी हमने क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि बेसिक ही नहीं ख़त्म हुआ हमारा। तो इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ एक बार फटाफट से, ताकि मैं आपको इसमें आगे पढ़ा पाऊँ। आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न लगे आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। देखिए आपके पास वीडियो का बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है। अगर आप घर बैठ के किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो की सबसे खास बात आप देखो ना कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई उसे थोड़ा सा बैक किया, रिवाइंड किया, दोबारा समझ लिया, फिर से समझ में नहीं आया दोबारा से पीछे किया, फिर समझ लिया। क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे हो कहीं स्कूल या ट्यूशन पे, आप 1 या 2 बार पूछते हो, उसके बाद आपको भी शर्म आती है, टीचर भी डांटने लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी स्पीड से पढ़िए, आपको जो चीज़ जितनी बार में समझ आती है आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर है। अब ये जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। समझते हैं कि ये फंक्शंस हमारे पास क्या हैं। आपने देखा कि ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस यानी कि जैसे ज्योमेट्री के अंदर आपने फर्स्ट टाइम सर्कल सुना था ना, फर्स्ट टाइम स्क्वायर सुना था, अब यहाँ पर भी आप फर्स्ट टाइम टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 फंक्शंस हैं। ये हमें समझना है कि ये कहाँ से पैदा हुए और ये कैसे आए
और साथ ही साथ मुझे ये पता होना चाहिए इन फंक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल किसका है। सिर्फ दो चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल है, साइड्स का और एंगल्स का, साइड्स का और एंगल्स का। तो चलिए, अगर आपने ये चैप्टर पहले किया हुआ है तो आपको जिस टीचर ने भी पढ़ाया होगा उन्होंने यहाँ से पढ़ाया होगा जहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो हमने किया वहाँ तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए मैं भी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ अब सबसे पहली बात आप ये समझिए इसके अंदर कि 90 का एंगल ये है। अब जब एंगल की बात हो रही है, एंगल की इम्पोर्टेंस चल रही है, तो इस चीज़ पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि आपको जो एंगल पता है वो ये ग्राउंड वाला एंगल पता है या ऊपर वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। इक्वल किस केस में होंगे? अगर ये 90 है, दोनों को 45 कर सकते हो। 45 के अलावा ये हमेशा अलग होंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ग्राउंड पर भी बन सकता है और एंगल टॉप पे भी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये एक फिगर नहीं कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फंक्शंस बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फंक्शंस बनेंगे वो दोनों इससे दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री आप केवल एक ही तरह से कर सकते हो। अगर एंगल ऊपर है आपका, अगर एंगल ऊपर है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्राइंगल को ABC, ये कुछ अलग तरह से होगा। और अगर मेरा ग्राउंड पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है, तो ये कुछ अलग तरह से होगा। अब देखो इसमें क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है कि थीटा और फाई जो हैं ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल होंगे, जब दोनों के दोनों 45 होंगे। इसके अलावा दोनों अलग होंगे, क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से एक एंगल हमारा कितना है, एक एंगल 90 का तो फिक्स है, तो बाकी दो का सम 90 है। तो अगर थीटा 10 होगा तो फाई 80 आ जाएगा, अगर थीटा 20 होगा तो माइनस करके फाई 70 आ जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स के अंदर बात होगी। सबसे पहले आप समझिए, जो आपने अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी है वो ये पढ़ी है। इसके ऊपर वाले के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो अभी हम लोग सिंपल इतनी सी बात जानते हैं कि आप इस साइड को बेस कहते आए हो, इस साइड को आप लोग बेस कहते आए हो हमेशा, इसको आप हमेशा परपेंडिकुलर कहते आए हो, और इसको आप हमेशा हाइपोटेन्यूस कहते आए हो। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, 6 लोगों की बात करेंगे, वो 6 लोग कैसे आएंगे? साइड्स से आएंगे। कैसे आएंगे? साइड्स से आएंगे। और साइड्स के भी क्या? रेशो ऑफ साइड्स। मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको कि रेशो ऑफ साइड्स, ट्रिग्नोमेट्री इज रेशो ऑफ साइड्स। तो देखो, अब जब 3 साइड्स हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, टोटल कितने साइड्स हैं मेरे पास? एक है परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक है हाइपोटेन्यूस। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप किसको किस से डिवाइड करा सकते हो? देखो पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। 11th क्लास के अंदर आपके पास चैप्टर आएगा परमुटेशंस, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल आती हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 3 साइडें हैं और आपको करना है डिवाइड। यू हैव 3 साइड्स और आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड में आपकी इच्छा हो सकती है कि सर, मुझे कोई बच्चा बोले कि सर एक काम कीजिए, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करा दीजिए। आप ये कह सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर एक काम कीजिए, ऊपर परपेंडिकुलर ही रख लेते हैं, ऊपर परपेंडिकुलर ही रख लेते हैं, लेकिन नीचे बेस लेंगे। ऊपर तो परपेंडिकुलर ही रख लेते हैं, लेकिन नीचे क्या लेंगे? बेस। जब टोटल 3 साइड्स हैं तो एक बंदा अगर ऊपर है तो नीचे या तो हाइपोटेन्यूस आ सकता है या तो बेस। 2 लोग बन चुके हैं अभी। ये इनके नाम क्या हैं वो हमें सीखना है अभी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सर बेस को आप ऊपर रखिए, बेस को डिवाइड कर देते हैं परपेंडिकुलर से। इसी तरह से फोर्थ कैंडिडेट क्या बोल सकता है कि सर ऊपर तो बेस ही रखते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर की बजाय ना हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कराइए आप। तो बचा कौन? परपेंडिकुलर भी ऊपर आ चुका, बेस भी आ चुका, अब हाइपोटेन्यूस ऊपर आएगा। हाइपोटेन्यूस को किससे डिवाइड करोगे? या तो परपेंडिकुलर से, या तो हाइपोटेन्यूस को किससे डिवाइड करोगे? बेस से। तो ये जो 6 रेशोस बनी हैं कि आपकी इच्छा है कि आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कराना चाहते हो या आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कराना चाहते हो, तो ये सभी के पास इसका राइट है कि आप किसी को भी किसी से डिवाइड करवा दीजिए। इन 6 रेशोज़ को ही हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। इन्हीं 6 रेशोज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो इनका जो नाम है वो क्या है? इसका नाम है साइन थीटा। नाउ व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ एंगल। अब मुझे पता है कि मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ आपको। तो ये ग्राउंड पे बना हुआ एंगल है, थीटा कहाँ? सी पे बना हुआ है। तो अगर कभी साइन थीटा की जगह साइन सी भी लिख दें तो गलत नहीं है, क्योंकि सी क्या है? एंगल की ही तो बात कर रहे हैं ना।
नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल सी की वैल्यू को तो थीटा पुट किया हुआ है। तो बात समझ पा रहे हो आप कि हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की डिवीज़न को जो नाम दिया वो है साइन थीटा। जबकि जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कराया जाता है तो इसको नाम दिया जाता है टेंजेंट थीटा। इसको क्या नाम दिया जाता है, टेंजेंट थीटा। और जब बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया जाता है इसे दिया जाता है नेम कोसाइन थीटा। क्या दिया जाता है, कोसाइन थीटा, जिसे कोस बोलते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा और कोसाइन थीटा को कोस थीटा। अब बाकी तीन बचे इसके रेसिप्रोकल। कैसे रेसिप्रोकल सर, यहाँ देखो आप, यहाँ आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करा रहे थे। क्या आपने कभी हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कराया, ये नीचे ही लिखा हुआ मैंने इसके। अगर आपने हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कराया इसका मतलब दे आर रेसिप्रोकल्स। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, साइन के रेसिप्रोकल का नाम है जी कोसिकेंट, जिसको कि हम कोसेक लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे था हमारा बी अपॉन बी, ये इसका रेसिप्रोकल है जी। पी अपॉन बी था, परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे तो 10, लेकिन अगर बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे तो कोट। और उसके बाद ये इसका रिश्तेदार है, ठीक है ना जी, कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कोस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इज सेकेंड। तो अभी बेसिकली हुआ क्या, जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन पे, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं करना, जस्ट एंड ओनली आपको ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस के नाम याद करने हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में ओनली क्या करना है, 6 फंक्शंस के नाम याद करने हैं। यहाँ पे जो रिवीजन चल रही है इसमें सब समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज़ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग, देयर आर ओनली 6 फंक्शंस। अगर किसी बच्चे को ये 6 फंक्शन आ गए तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तो उसे आ गई। 11th और 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन हम वो भी सीख लेंगे। अब बात आ जाती है ये 6 फंक्शन हैं कौन से, इनके नाम याद करने हैं जी आपको। छोटे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ही आता है, ये एस स्मॉल है। साइन थीटा, सबसे पहले साइन, पहले फंक्शन का नाम क्या है, साइन। साथ में थीटा लगा रहा हूँ, यानी कि ये फंक्शंस की वैल्यू जो है सिर्फ एंगल के साथ ही है, विदाउट एंगल ये कुछ भी नहीं है। थीटा क्या कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज साइन थीटा। सेकंड फंक्शन आपने याद किया, ये एक फंक्शन हो गया मेरा। अब मैं इनको एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि याद करना आसान हो। अब इसको रट्टा नहीं मारना कि सर पी को ये बोलेंगे, एच को ये बोलेंगे, ऐसे रट्टा नहीं मारना। अब ये मैंने लॉजिक समझाया आपको कि किसी को भी किसी से भी डिवाइड करो एक नाम जनरेट हो जाएगा। कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करोगे तो साइन जनरेट हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करोगे तो टेन जनरेट हो गया। इसको हमने समझ लिया कि ऐसे करके ये फंक्शन बने, लेकिन इनको याद करने की ट्रिक क्या है, इजी रास्ता क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा फंक्शन हो सकता है हमारे पास कोसाइन थीटा। क्या हो सकता है जी, कोसाइन थीटा। कोसाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोस थीटा से। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है आपकी क्लास 10th की, साथ बहुत अच्छे से जुड़े रहना, बोर मत हो जाना। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा, नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। टेंजेंट थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। उसके बाद था हमारे पास एक नाम को टेंजेंट, एक नाम था क्या, को टेंजेंट थीटा। और को टेंजेंट क्या है हमारा, छोटा नाम है कॉट थीटा। छोटा नाम क्या है, कॉट थीटा। और 5वें नंबर पे है हमारे पास सिकेंट थीटा। क्या नाम है जी, सिकेंट थीटा। और सिकेंट का छोटा नाम क्या है, ओनली सेक। सिकेंट का छोटा नाम है सेक। आपको ये वाले नाम याद करने हैं जो छोटे हैं। फिर है हमारे पास कोसिकेंट, आगे को लगा दो, ठीक है ना जी। कोसिकेंट थीटा, स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो सॉरी मेरी इंग्लिश भी अच्छी है वैसे तो, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है शायद मिस्टेक है। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं, केवल ये 6 नाम है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग जस्ट एंड ओनली दीज 6 नेम्स, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 6 नाम। अब इन 6 नामों को याद करने का ईजीएस्ट रास्ता देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे काम कर रहा हूँ मैं सारा का सारा, इसके बेसिस पे। तो इसी को देखते हुए मैंने सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इन 6 में ना रेसिप्रोकल का रिलेशन निकाल लो। किसका रिलेशन निकाल लो, रेसिप्रोकल का रिलेशन मुझे बता दो। रेसिप्रोकल यानी कि कौन किसका रेसिप्रोकल है।
रेसिप्रोकल रिलेशन। 6 नाम है ना, असली नाम तो 3 है, बाकी 3 तो उसके उल्टे हैं, बाकी 3 तो उसके रेसिप्रोकल्स हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में सबसे पहला हमने देखा था यहाँ पर साइन किसका नाम था, साइन थीटा किसका नाम था जी, साइन थीटा किसका नाम था, साइन था जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन एच की जगह H अपॉन P कब बना, H ऊपर P नीचे, ढूंढो 6 में से H ऊपर P नीचे, कहाँ पर है ये 5 नंबर पे, H ऊपर और P नीचे। जब H ऊपर होगा P नीचे होगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गए। तो यहाँ से मेरे पास निकल आया बच्चा कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कि साइन की जगह मैं 1 अपॉन कोसिकेंट लिख सकता हूँ, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर आप साइन की जगह 1 अपॉन कोसिकेंट लिख सकते हो, तो आप कोसिकेंट की जगह भी 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, कोसिकेंट की जगह भी 1 अपॉन साइन। मैं रेसिप्रोकल रिलेशन बता रहा हूँ, अभी इनको याद कैसे करना है इसकी ट्रिक भी पढ़नी है हमने, ठीक है ना जी। तो इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड मेन फंक्शन कौन सा था, ये हो चुका मेरा, ये भी हो चुका, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब मेरे पास बचता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बचता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 नंबर। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम क्या था, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम क्या था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल कहाँ है, एच ऊपर बी नीचे, एच न्यूमिनेटर में बी डिनोमिनेटर में, यानी कि ये रहा एच न्यूमिनेटर में बी डिनोमिनेटर में। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस का उल्टा कौन है, कॉस का उल्टा है सीकेंड। कोस का रेसिप्रोकल कौन है, कोस का रेसिप्रोकल है सीकेंड। द रेसिप्रोकल इज कोस इज सीकेंड थीटा। सिमिलरली थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि ये मेरा स्पेस मिल जाए मुझे काम करने की, ठीक है ना जी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। क्या हो रहा है यहाँ पर कि सर यदि कॉस सीकेंड का रेसिप्रोकल है तो सीकेंड भी तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, सीकेंड भी तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह तीसरा मेन फंक्शन कौन सा है, तीसरा मेन फंक्शन है जी ये परपेंडिकुलर और बेस वाला, दैट इज थर्ड फंक्शन। अगर परपेंडिकुलर ऊपर है बेस नीचे तो उसका नाम tan होता है, और जैसे ही बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे चला जाता है तो उसका नाम कोटेंजेंट हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, कोटेंजेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड बेसिक फंक्शन इज टेंजेंट थीटा, जिसे हम टेन थीटा बोलते हैं, एंड टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट, टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा। अगर टेन कोट का रेसिप्रोकल है तो कोट किसका रेसिप्रोकल हुआ जी, कोट रेसिप्रोकल हुआ टेन का। कोट किसका रेसिप्रोकल हुआ, टेन का। कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो चलिए ये हमारे हो गए रेसिप्रोकल, हमने जान लिया। ये रेसिप्रोकल आपके कब यूज़ होंगे मैं बता देता हूँ आपको। ये रेसिप्रोकल्स बेटा आपके यूज़ होंगे एक्सरसाइज 8.4 में। ये जो हमने ये रेसिप्रोकल्स का काम किया ना, ये आपके यूज़ होंगे एक्सरसाइज 8.4 में। तो अब आप कहेंगे कि सर आप तो 8.1 समझा रहे थे। 8.1 जो है वो यहीं से तो चल रही है ना। अब ये 8.4 का कंप्लीट बेसिक्स नहीं है, 8.4 में एक छोटी सी चीज़ और आ जाएगी, वो छोटी सी चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। अभी हमने केवल क्या जाना, रेसिप्रोकल हमें पता चल गया कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। अब इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं कि सर इन 6 नामों को याद करने की ट्रिक बताइए। टफ काम नहीं, आसान काम। तो आसान काम हमारा है इस तरफ, थोड़ा सा हमने वीडियो को यहाँ पे स्पेस लिया, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। आपको एक छोटा सा जिंगल याद करना है, जैसे आप लोग करते हो ना जिंगल, यानी कि जिसे याद करना इजी हो। एक ऐसी लाइन बना देना जिसको कि आप इजीली याद कर सको। तो हमने वो लाइन क्या बनाई, हमने वो लाइन बनाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको याद रखना कोई भी मुश्किल नहीं है, आप 2 बार इसे बोलिए, तीसरी बार ये याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पंडित का पी, बद्री का बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। इसमें जो सोना चांदी तोले है इसका नीचे कोई यूज़ नहीं था, इसका यूज़ है ऊपर।
लेकिन हमने इसको नीचे इसलिए लिख दिया ताकि एक फ्लो बन सके, याद रखना इजी हो। अगर मैं बोल देता कि सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद तो याद करना टफ है। तो इजी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जब आपको ये याद हो जाएगा तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूज़ हम करेंगे सोना चांदी तोले को हमने जैसे ही ऊपर लिखा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है हमने, इसके नीचे लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये सारी की सारी जो इतनी बड़ी राम कहानी है ये चल कहाँ पे रही है, ये सारी राम कहानी चल रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। सारी राम कहानी कहाँ चल रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और अभी हम सिर्फ एक पार्ट सीख रहे हैं, एंगल ग्राउंड पे होगा। एंगल कहाँ पर होगा, ग्राउंड पे। मैं ग्राउंड की भी कंडीशन यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ कि आपने हमेशा ये सीखा है कि आप हमेशा इसको आंख बंद करके बेस बोल देते हो। इसको आंख बंद करके बेस बोलने का जो रीज़न है, आज मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। बेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इसी को बेस बोलना था, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते थे। ये बेस क्यों डिसाइड हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप बिना एंगल के तो काम कर नहीं सकते। जब आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बिना एंगल के काम नहीं कर सकते तो दो नए वर्ड्स आप याद कर लीजिए। एक होगा आपके पास एडजेसेंट साइड, एक होगा आपके पास एडजेसेंट साइड, और एक होगा आपके पास ऑपोजिट साइड। अब ये एडजेसेंट कौन है और ऑपोजिट कौन है, देखो एडजेसेंट साइड है जो एंगल को टच करे। एडजेसेंट साइड कौन सी है, जो टच करे किसे, एंगल को। एंगल इज थीटा। और ये क्या होगी, एंगल को टच ना करे, ऑपोजिट टू एंगल। जो ऑपोजिट साइड है वो किसके ऑपोजिट होनी चाहिए, थीटा के। तो ये सिंपल सी डिफाइन है हमारे पास, सिंपल सी डेफिनेशन है, एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज बेस। अब डिपेंड करता है कि आपने एंगल कहाँ बनाया, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होंगे। अगर मैं बात करूँ, मैंने जब ये क्वेश्चन समझाना स्टार्ट किया था, मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाए थे, उसके बाद मैंने एक ही ट्रायंगल फॉलो किया, सेकंड की बात ही नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उस सेकंड ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा था, सेकंड ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर मैंने फाई बना रखा था। अगर मैंने यहाँ फाई बनाया हुआ है, फाई यानी कि एंगल, थीटा और फाई में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। तो आप ध्यान से समझिए, जब इस तरह का फिगर होगा ना, जब एंगल ऊपर बना होगा तो आप इसको परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, तो ये बेस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस इज एडजेसेंट साइड, बेस इज एडजेसेंट साइड, यानी जो एंगल आपके पास गिवन है उसको टच करने वाली साइड बेस होगी, और उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, ऑपोजिट ऑफ एंगल साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यही कारण है बच्चे कि यहाँ पे एंगल है आपका ये, और एंगल को टच कर रही है ये लाइन। हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं हो रही ना, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट है, उससे कोई पंगा नहीं है। तो एंगल को जो टच कर रहा है वो बेस, अगर ग्राउंड पे एंगल बना हुआ तो बेस ग्राउंड पे, और इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर एंगल ऊपर बना है तो एंगल को टच करने वाली साइड बेस, और इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो आप किस ट्रायंगल में क्वेश्चन कर रहे हो, एंगल ग्राउंड पे बना है आपका, एंगल आपका ग्राउंड पे बना है तो ये, और एंगल टॉप पे बना है तो ये। अभी हम लोग जो सारा काम कर रहे हैं हम इसके हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल सीखी थी ना, हमने यही सीखा था कि बेस नीचे होगा, तो इसी पे समझा रहा हूँ मैं सब कुछ। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं बात कर रहा था आपके पास ये वाली, इस ट्रायंगल को देख के क्या क्या निकला। अगर मैं इसको एक और जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद, ख़त्म होने वाला है कंसेप्ट। दैट इज़ ए, दैट इज़ बी एंड दैट इज़ सी, ए बी एंड सी। अब ध्यान से हम लोग देखते हैं कि मेरा ये जो पंडित बद्री प्रसाद था भैया, ये इसका कोई रूल भी फ़ायदा भी हुआ, हाँ हुआ। ये अपोन है, इसके नीचे का मतलब अपोन, डिवाइड, रेशो। ठीक है ना जी। तो हमारा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, रिमाइंड कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले को इजीली याद करना था हमने, इसलिए नीचे लिखा था, वैसे ये ऊपर आएगा। तो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शंस थे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। आप देखिए मैंने इन्हीं के आगे 1 2 3 लिखा है, मैंने राइट साइड वालों के आगे 4 5 6 नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैंने ये 3 समझ लिए, अगर मैंने ये 3 समझ लिए तो बाकी 3 तो उसका रेसिप्रोकल हैं, बाकी 3 कुछ भी नहीं है, केवल रेसिप्रोकल हैं। तो आप देखिए जो पंडित बद्री प्रसाद चल रहा है ना, उसके अंदर भी केवल 3 ही नाम तो मैंने लिए हैं, एस सी और टी। और कितने फंक्शन मेन हैं, फंक्शन मेन भी 3 है।
तो यानी कि साफ पता चल गया, एस यानी कि साइन का थीटा, साइन का एंगल, सी यानी कि कोस वाला, सी यानी कि कॉस वाला, और टी यानी कि टेन वाला। तो जो हमने पहले ये सीखा था कि सर किसको डिवाइड करके क्या नाम आएगा, ये हमने बता दिया। अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, ये हमारा 6 के 6 फंक्शन मुझे याद हो भी गए। एस यानी कि साइन, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट होते हैं सारे। साइन को SIN लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा, नीचे दिखाई दे रहा है, साइन क्या होगा, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैं इस ट्रायंगल में क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है। परपेंडिकुलर इज AB, परपेंडिकुलर इज AB, और हाइपोटेन्यूज इज AC। अब ये जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो, ये जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये आपके एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है एक तरह से। इसको समझाने के बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी बच्चा, एक चीज़ हो गई हमारी। अब सी की बात करता हूँ, ये वाले सी की। इस सी का मतलब है कोसाइन, कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कोस के साथ, और कोसाइन क्या होगा, बी अपॉन एच। कोस क्या है, बी अपॉन एच, दैट इज बी अपॉन एच। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कौन है, बेस कौन है इस डायग्राम में, इस वाले ट्रायंगल में बेस कौन है, बेस इज BC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज AC। तो तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा है मेरे पास टी, टी यानी कि टेंजेंट, और टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड इन द ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, बेस इज BC। बचा क्या, बचे तीन लोग, बचे तीन लोग, उन तीनों की कोई टेंशन नहीं है, तीनों की कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ रेसिप्रोकल हैं। और मैंने आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल याद करा दिया था कि साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, कॉस सीकेंट का रेसिप्रोकल, टेन कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो बच्चे ये जो तीन नाम हैं मैं लिखूँगा। टेन का रेसिप्रोकल कौन है जी, टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कोट। टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कोट। तो यहाँ से मैं कोटेंजेंट थीटा निकाल सकता हूँ। कोटेंजेंट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो इसलिए ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, और बेस है आपका BC और परपेंडिकुलर है आपका AB। इसके बाद यदि मैं बात करूँ, ये दोनों रेसिप्रोकल हो गए, इनका कर दिया मैंने। अब मैं कर रहा हूँ सीकेंट, कॉस के रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल की बात चल रही है। अब मैंने लिया सीकेंट, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये रहा सीकेंट, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो अगर कॉस B अपॉन एच था तो सीकेंट क्या हो जाएगा, H अपॉन B। सीकेंट क्या हो जाएगा, H अपॉन B, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है AC, तो AC ऊपर और BC नीचे। लास्ट मेरे पास बचा कोसिकेंट, कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन क्या था, P अपॉन एच, P अपॉन एच का आप रेसिप्रोकल करोगे, दैट इज H अपॉन P, एंड हाइपोटेन्यूस इज AC, AC अपॉन AB। आपकी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है, अगर आप केवल 10 मिनट में अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपकी पूरी एक्सरसाइज केवल इसके ऊपर बेस है। अब मैं आपको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं। आप देखिए कि मैंने आपको क्या क्या समझाया। मैं शॉर्ट में एक बार इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैंने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको केवल जो 10 मिनट लगाया पहले, वो मैंने ये लगाया कि हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे और साथ साथ आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे। और साथ हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। 9th क्लास तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता ही नहीं। तो 9th क्लास तक आपको पता किस बारे में था, 9th क्लास तक बेटा आपको पता था मैथ्स की 3 ब्रांचेस के बारे में। अर्थमेटिक जो नंबर्स के साथ डील करती थी, अलजेब्रा जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन यानी कांस्टेंट और वेरिएबल वाले इक्वेशन के साथ डील करता था। थर्ड नंबर पे ज्योमेट्री जो हमारे फिगर्स और उन फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ पर कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होंगी, सर्कल जो होगा उसका कभी भी वर्टेक्स नहीं होगा, ये सब हमने ज्योमेट्री में सीखा। और ज्योमेट्री के बाद हम लोग आए थे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पे। किस पे आए थे, ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से मुझे पता चला कि ये ट्रायंगल के अंदर चलेगी और ट्रायंगल के अंदर भी मेज़र करने के काम आएगा। तो ट्रायंगल में भी स्पेसिफिक ट्रायंगल, कौन सी स्पेसिफिक, ये सारा का सारा काम सिर्फ राइट ट्रायंगल में होगा, सारा काम सिर्फ राइट ट्रायंगल में होगा। और राइट ट्रायंगल में भी आप मेज़र क्या कर सकते हो, मेज़र सिर्फ साइड्स या एंगल्स, मेज़र क्या कर सकते हो, केवल साइड्स या एंगल्स। उसके बाद हमने
थोड़ा सा डाटा और पढ़ा था जो इस समय आपको विजिबल नहीं है, वो मैंने रब कर दिया। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, उसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी और मैंने आपको पाइथागोरस की लिमिटेशन बताई थी कि पाइथागोरस की लिमिटेशन क्या है, पाइथागोरस लिमिटेशंस, कि जो काम पाइथागोरस नहीं कर पाता ना, उस काम को करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पाइथागोरस पहली बात तो एंगल निकाल ही नहीं सकता, एंगल निकालने के लिए भी हमारे पास क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री आई। सेकंड थिंग क्या था, पाइथागोरस के पास टू साइड्स थी तभी वो थर्ड साइड निकालता था। जब टू साइड्स होती थी तभी थर्ड साइड निकल पाती थी। जबकि ट्रिग्नोमेट्री ने क्या बोला कि आप सिर्फ एक साइड का पता कर दो, एक साइड बता दो और साथ में बता दो एक एंगल। अगर मुझे एक साइड और एक एंगल बता दोगे तो मैं आपको एक छोड़ो दोनों की दोनों साइड्स बता दूंगा कितनी कितनी हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इस समय जो आप देख पा रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, ट्रिग्नोमेट्री इज रेशो ऑफ साइड्स, ठीक है ना जी। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, ट्रिग्नोमेट्री इज रेशो ऑफ साइड्स। इसी रेशो से हमने एंगल्स के नाम दिए। एंगल इज थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंगल हम लोग थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एंगल हम लोग फाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सब में मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सब की जगह मैं साइन सी भी लिख सकता था। तो साइन सी भी मेरा क्या रहेगा, साइन सी भी मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने थीटा लिखा, ये थीटा एंगल सी को ही रिप्लेस किया है हमने। दैट एंगल सी कैन बी रिटन एज थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि साइन सी की भी वैल्यू क्या आती, ए बी अपॉन ए सी। ये हमने अभी तक सीख लिया। तो 6 फंक्शंस आपको याद करने हैं। 6 फंक्शंस के नाम तो आपको याद करने ही करने हैं। क्या क्या नाम है, आपको नाम याद करना है साइन, आपको नेम याद करना है कॉस, फिर आपको नेम याद करना है टेन, फिर आपको नेम याद करना है कॉट, फिर आपको फिफ्थ नेम याद करना है सीकेंट, फिर आपको सिक्स्थ नेम याद करना है कॉसिकेंट। ये 6 नाम। अब ये 6 नाम क्या हैं, आप सभी की अपनी इच्छा है कि कोई बच्चा परपेंडिकुलर को डिवाइड करा रहा था हाइपोटेन्यूस से, ठीक है ना। किसी बच्चे ने परपेंडिकुलर को डिवाइड किससे करा था, परपेंडिकुलर को डिवाइड किया था बेस से। किसी बच्चे ने बेस को डिवाइड किया था, बेस को किससे डिवाइड किया था, परपेंडिकुलर से। ऐसे बेस को हाइपोटेन्यूस से भी डिवाइड कर सकते थे या हाइपोटेन्यूस को डिवाइड कर सकते थे परपेंडिकुलर और बेस से। यही 6 कंडीशंस बनती हैं रेशो ऑफ साइड्स की, और इन 6 कंडीशंस को ये 6 नाम दिए। अब किस कंडीशन को क्या नाम दिया, इसको इजी वे में मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए हमने एक छोटी सी लाइन याद की, जिसको कि हमने लिखा इस वे में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले। इसको मैंने केवल अल्फ़ाबेट्स के रूप में लिख दिया, पंडित का पी, बद्री का बी, फिर पंडित का पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये जो सोना चांदी तोले है, इसको आप ऊपर ले जाइए। सोना चांदी तोले को आप क्या कीजिए, ऊपर ले जाइए। तो मैंने ऐसे सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद को ऐसे लिखा, और मुझे पता है कि यहाँ पे एस का मीनिंग है, एस का मीनिंग है साइन थीटा, सी का मीनिंग है कॉस थीटा, और टी का मीनिंग है टेन थीटा। सिर्फ इस पंडित बद्री प्रसाद से 3 ही लोग आपको पता चलेंगे। उन 3 के बाद ये मेन 3 लोग हैं जो पंडित बद्री प्रसाद बताता है, साइन को बताता है, कॉस को बताता है और टेन को बताता है। बाकी 3 क्या हैं, इनके रेसिप्रोकल्स। बाकी 3 क्या हैं, इनके रेसिप्रोकल्स, जो मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे से समझाया था कि यहाँ से देख देख के मैंने रेसिप्रोकल ढूंढे थे। आप वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, पीछे कीजिएगा और देखिएगा कि ये जो रेसिप्रोकल है हमने कैसे डिसाइड किया, ठीक। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं है। आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन पंडित बद्री प्रसाद। बस पंडित बद्री प्रसाद के ऊपर आपकी पूरी 8.1 ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप यहाँ तक पहले नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे प्ले करके देखिएगा, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के पहले जो एग्जांपल्स हैं, यानी एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1। और यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने आपको बताया 10a इज़ गिवन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10a। मैंने बताया ना कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शंस थे
और उन 6 फंक्शंस के साथ हमेशा एंगल लगा होगा। 6 फंक्शंस के साथ क्या लगा होगा? एंगल लगा होगा। उस एंगल को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? उस एंगल को आप थीटा भी दे सकते थे नेम, उसको आप फाई भी दे सकते थे नेम, उसको आप ए बी सी भी तो दे सकते हैं ना, क्योंकि ये एंगल किसका है? ये एंगल ट्रायंगल के हैं। अब आपकी खुद की इच्छा कि आप इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल का नाम, चाहे तो आप इसको एंगल सी लिख के रखो, चाहे तो आप लिख दो कि एंगल सी की वैल्यू थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो tan a दिया है, यानी कि इन दिस केस a इज एंगल, इन दिस केस a इज एंगल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा हमें कि tan a इज गिवन 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या? रिमेनिंग 5। क्या? रिमेनिंग 5। टोटल 6 रेशियोज थी ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन क्या है। आपको साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। मेरे पास गिवन है सर कि tan a इज इक्वल टू 4/3। तो मुझे सबसे पहली बात ये पता चल गई कि इस क्वेश्चन में मेरे पास जो ट्रायंगल है उसका नेम कुछ भी हो, ट्रायंगल का नेम कुछ भी हो, केवल एक बात कंफर्म है कि ये वाला जो एंगल है, ग्राउंड पर कौन सा एंगल आएगा? जो फंक्शन के साथ है। ग्राउंड पर कौन सा एंगल आएगा? जो फंक्शन के साथ है। इट मीन दैट इज ए। अब आप इसको ए रखिए या थीटा लिख दीजिए। क्वेश्चन में अगर ए है तो आंसर भी ए के टर्म्स में आना चाहिए। आपकी खुद की इच्छा है कि आप एंगल बी जो है 90 एंगल है उसे बी नाम दें, सी दें, जेड दें, वाई दें, जो मर्जी दे दीजिए। तो जो मुझे गिवन था मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो मेरा एंगल बी है कितना? 90 डिग्री, और साथ में मुझे जो अदर दिया है वो दिया है आपको tan a इज इक्वल टू 4/3। तो आप फटाफट से कहाँ जाएंगे? आप फटाफट से जाएंगे पंडित बद्री प्रसाद पे। रट्टा नहीं मारना। अगर आपको 1 मिनट का समय लगता है तो आप पंडित बद्री प्रसाद बार बार लिखिए, कोई समस्या नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद आप बार बार लिखिए। हर हर बोले, रट्टा मत मारना, बस प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। हर हर बोले और साथ में सोना चांदी तोले। इसको हम लोगों ने इजी वे में कैसे किया कि सोना चांदी तोले को हम लोग ले गए ऊपर, यानी कि सोना चांदी तोले, उसके बाद पंडित का पी, बद्री का बी, फिर प्रसाद का पी, हर हर बोले। यही है कि मैंने बार बार बोला आपको कि पंडित बद्री प्रसाद पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी है। तो अब यहाँ से मुझे फटाफट से ध्यान आया कि टी रहा, ये टी यानी कि टेंजेंट, टी यानी कि टेंजेंट। तो मैं फटाफट से लिखूँगा। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा कैसे आता है? tan थीटा आता है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से। tan थीटा हमेशा किससे आता है? परपेंडिकुलर और बेस से। tan थीटा इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम परपेंडिकुलर और बेस। और एक बात और यहाँ पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज़ रेशो ऑफ साइड्स, दैट इज़ रेशो ऑफ साइड्स। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। रेशो ऑफ साइड्स का मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए ये है 4 और ये है 6, तो इन दोनों की रेशो क्या आएगी? ए बी और बी सी का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? ए बी और बी सी का रेशो आएगा 4/6। कैंसिल करोगे 2 के टेबल पे 2 और 3, यानी कि जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ मिलेंगी ना वो ये रेशोज़ मिलेंगी कट कटाने के बाद, कैंसिलेशन के बाद। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ा है कि हमारा जो ए बी है वो 2 ही हो। ए बी 2 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, और बी सी 3 ही हो, बल्कि बी सी भी 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब आप ट्रिग्नोमेट्री लेंगे उसमें हम लोग ये 4 और जो 3 है इसको केवल 4 और 3 के साथ नहीं लेंगे, इसके साथ एक अल्फ़ाबेट लगा देंगे के, दैट के इज़ वेरिएबल। कि भैया बस ये पता है मुझे, क्या पता है कि 2 के टेबल पे ही कुछ आएगा। 2 के टेबल पे क्या आएगा? 4, और 3 के टेबल पे ही कुछ आएगा। 3 के टेबल पे क्या आएगा? 6। ये मैंने एग्जांपल दिया, क्वेश्चन से मत इसको रिलेट कर देना। समझ पाए हो आप रेशो ऑफ साइड्स को? इसका मीनिंग कहाँ है, ये यूज़ कहाँ होगा, अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लिखते हो सर कि tan थीटा ये है, अब इस गिवन को मैं कंपेयर कर लूँगा। इस गिवन को मैं जैसे ही कंपेयर करूँगा, उन्होंने मुझे दिया tan a, तो मैं बोलूँगा जी tan a अकॉर्डिंग टू डायग्राम। tan का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद में हमने देखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10। और इसकी वैल्यू क्या दी है? 4/3। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको कर देंगे इक्वेट।
ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। यानी कि इससे ये बात क्लियर हुई कि इस ट्रायंगल के अंदर जो मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 होनी चाहिए मेरे पास, और साथ में जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, और जो बेस है बेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 4 और 3 ही हो, ये 4 और 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 4 और 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। नाउ इन दिस केस परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल को, देखो आप इसके अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं, परपेंडिकुलर इज बी सी, परपेंडिकुलर इज बी सी। तो बी सी को मैं 4 नहीं 4K लूँगा, के यानी कि के बता रहा है कि 4 के टेबल पर कुछ भी, ये 4 भी हो सकता था, ये 8 भी हो सकता था, ये 12 भी हो सकता था, ये कुछ भी था, बस ये ऊपर जो भी था उसके नीचे भी कुछ 4 का ही टेबल था, दोनों कट करके ऐसे करके आ गए, ठीक है ना। तो के लगाना साथ में इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ रेशो, दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यूज़। तो मुझे बी सी पता चल गया 10 से, और साथ में परपेंडिकुलर 4 था, परपेंडिकुलर इज़ बी सी इज़ 4K, और साथ में मुझे बेस पता चल गया, बेस इज़ 3, और बेस है डायग्राम के अंदर ए बी, डायग्राम के अंदर बेस क्या है, ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा 3K, ए बी क्या हो जाएगा 3K। अब बच्ची बात हाइपोटेन्यूज की, क्योंकि उसने क्या बोला मुझे, उसने मुझे बोला फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब अगर मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करूँ, मैं सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिख देता हूँ, ठीक है ना, सभी की सभी लिख देता हूँ। सभी की सभी कितनी है, टोटल 6 ही तो हैं। तो सबसे पहला था मेरा साइन थीटा, सबसे पहला क्या था, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं, उन्होंने ए के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन किया, तो थीटा मत लिखना, साइन ए। साइन ए इज, साइन क्या होता है जी, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दिस डायग्राम परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। अब सिर्फ छोटा सा पंगा है कि ए सी क्या है, क्वेश्चन में इशू किस बात का है कि ए सी की वैल्यू क्या है। तो देखिए जो ए सी है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए सी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस से, किसके साथ, पाइथागोरस के साथ। इसके अंदर आप पाइथागोरस लगा दीजिए, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। पाइथागोरस तो सभी को आती होगी ना, उसके बिना तो ट्रायंगल इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं सकते, और पाइथागोरस तो 7th 8th में ही आ जाती है। तो दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हाइपोटेन्यूज 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। तो हम इसको भी 5 नहीं लिखेंगे, दैट इज़ 3K, दैट इज़ 4K एंड दैट इज़ 5K। तो मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से साइन खत्म होने वाला है। बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज़ 4K। ए सी मैंने फाइंड किया पाइथागोरस के साथ, ए सी इज़ 5K। तो 4K अपॉन 5K में के साथ के हो जाएगा आपका कैंसिल। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने निकाल दिया एंड दैट रेशो इज़ 4:5। इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड पे वैसे तो कॉस होता है ना हमारा, तो सेकंड पे आप पहले इसका रेसिप्रोकल वाला बंदा लिख दो ना। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता था, साइन का रेसिप्रोकल होता था कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कोसिकेंट। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो जो भी साइन आया, जो भी साइन का आंसर आया कोसिकेंट में उसका उल्टा, ठीक है जी। 2 वैल्यूज़ हो गई। थर्ड वैल्यू पे आ जाता हूँ जी। थर्ड इज ये वाला सी, इस सी का मतलब कॉस, इस सी का मतलब कॉस, और कॉस क्या होगा हमारा, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें बेस कौन है इस डायग्राम में, इस डायग्राम को देखो, बेस इज ए बी, बेस इज ए बी, ए बी के अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 3K, 3K के अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज 5K, के से के कैंसल, दैट इज 3/5। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें पता चल गई, 3 फाइंड कर दी हमने। अब हम फाइंड करेंगे फोर्थ रेशो। फोर्थ रेशो इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस। कोस का रेसिप्रोकल कौन था, कोस का रेसिप्रोकल था सीकेंट। कोस का रेसिप्रोकल कौन था, सीकेंट। तो कुछ भी नहीं ज़्यादा सोचना, जो भी आपके पास कोस आया था उसका रेसिप्रोकल लिख दो, आप आंसर आ जाएगा। कॉस क्या आया था 3/5, दैट इज़ 5/3। तो उसने बोला ऑल अदर फाइंड करो। ऑल अदर के अंदर टोटल 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें से मैंने एक निकाल दिया, सेकंड फाइंड आउट कर दिया, थर्ड फाइंड आउट कर दिया, फोर्थ फाइंड आउट कर दिया, फिफ्थ तो वो खुद है 10, उसने खुद दिया है। तो जो छठा नंबर में मेरा बंदा बचा वो बचा कोट, एंड कोट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 10, कोट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो कोट, तो जो 10 था हमारा 4/3 था, 4/3 का रेसिप्रोकल करोगे 3/4। ये सभी के सभी वैल्यूज़ मैंने निकाल दिए।
तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ भी नहीं है आपके एक्सरसाइज 8.1 में, बार बार आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद। अब मैं इसको आगे जितने क्वेश्चन करूँगा शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है जी। तो चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका आपका। अब हम अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल 2 को बड़े ध्यान से पढ़िए। उसने बोला इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, दोनों की वैल्यू 90 से कम, दोनों की वैल्यू लेस देन 90, सच दैट साइन बी, सच दैट का मतलब गिवन है कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल हैं, दैट इज़ गिवन। प्रूव करना है आपको ये। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, आपको रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन इज सच दैट क्या बोला उन्होंने कि साइन बी और साइन क्यू आर इक्वल, साइन बी एंड साइन क्यू आर। तो गिवन इज साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगा लेना कि सर अलग अलग एंगल्स के साथ काम हो रहा है, यानी इसमें दो अलग अलग ट्रायंगल्स बनने चाहिए। अगर ट्रायंगल एक ही बनेगा तो बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग चलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लग जाएगा पता कि क्या कह रहा हूँ मैं। सेकंड थिंग इज टू प्रूव। इस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना, प्रूव करना है। और प्रूव वाले क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलता है कि एंगल बी और एंगल क्यू आर इक्वल। इस क्वेश्चन को मैं आपके स्कूल से और आपकी क्लासेस से अलग कर रहा हूँ। अगर तो आपने पहले इसको किया है और मेरे वे से ही किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अलग वे से किया है तो ये वाला वे देखना आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये गलत नहीं है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में सिंपल वर्ड्स में बोला कि बी और क्यू दो एंगल हैं, दोनों 90 से छोटे हैं, दोनों बोथ आर द एक्यूट एंगल्स की वैल्यू दोनों की 90 से लेस है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हमें ये पता होता है कि एक एंगल ऑलवेज 90। और जब एक एंगल ऑलवेज 90 है तो ये कंफर्म हो गया ना हमारे पास, क्या कंफर्म हो गया हमारे पास, कि जो बाकी के दोनों एंगल हैं वो एक्यूट होंगे। ठीक है ना। अगर मैंने इसको नाम दिया, अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बी और क्यू की बात है, अगर मैंने इसको 90 दे दिया तो ये दो एंगल कुछ भी हों, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 40 होगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 50 होगा। यानी ये कंफर्म है कि अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल हमेशा एक्यूट होंगे, बाकी दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर मैं बात करूं तो उसने मुझे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था कि बी एंड क्यू आर एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। बी और क्यू जो हैं उसने बोला कि एक्यूट हैं, तो मैंने इसे अपनी तरफ से मान लिया कि ये एक्यूट भी हैं और साथ में एक ही ट्रायंगल के हैं। बी और क्यू जो हैं आपके एक ही ट्रायंगल के मैंने एंगल मान लिए। अब मुझे कॉमन सेंस कहाँ लगानी है कि ये रहा मेरा 90 का एंगल। आप इस ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे दो, बस ये ध्यान रखना कि इसमें ना तो बी पे 90 आ सकता है ना तो क्यू पे, ठीक है ना। मैंने इसको नाम दिया पी बी क्यू, मान लीजिए मैंने इसको नाम क्या दिया? बी पी क्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था सेम ट्रायंगल है या अलग है, तो मैं लिख देता हूँ लेट अस अज्यूम एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और ट्रायंगल का जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो तो सिंबल भी ये मत डालना। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल? ट्रायंगल का नाम बता दो। ट्रायंगल का नाम मैंने दिया है बी पी क्यू, और बी पी क्यू के अंदर एंगल पी को मैंने 90 लिया। पी की जब आप ए एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, तो अब ध्यान से समझना कि जब मैं बी को यूज़ करूँगा तो हमने पढ़ा था, उन्होंने मुझे बोला है साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, ये उन्होंने बोला है मुझे, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब एक बात बताओ, जब साइन बी की बात हो रही है तो इस एंगल की बात हो रही है, और इस एंगल से कौन सी साइड टच कर रही है? ये वाली साइड टच कर रही है। और जो साइड एंगल को टच करती है वो साइड कौन सी होती है? जो साइड एंगल को टच करती है वो होती है एडजेसेंट साइड। तो बी के केस में ये बेस का काम करेगा, बी के केस में ये किसका काम करेगा? बेस का। जब ये बेस का काम करेगा तो बी के लिए ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, और बी के लिए ये काम करेगा हाइपोटेन्यूस का। तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस यानी कि साइन। तो मुझे यहाँ पर पता है
साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बी के चलते बी को टच करने वाली साइड एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज बेस। तो मैं लिख सकता हूँ सर कि हमें पता होता है कि जो साइन बी है, साइन बी क्या होगा, साइन बी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, बी के लिए परपेंडिकुलर, बी के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू, बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता, दैट इज पी बी। ठीक है जी। अब ये वाला जो कलर मैंने यूज़ किया ये बी के रिस्पेक्ट में किया, ये वाला जो कलर मैंने यूज़ किया किसके रिस्पेक्ट में किया, बी के रिस्पेक्ट में। दूसरा है क्यू, क्यू के लिए मैं ग्रीन कलर के साथ क्वेश्चन करता हूँ। साइन बी के अलावा बात हो रही है साइन क्यू की, किसकी, साइन क्यू की। तो अब आप प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे वो एडजेसेंट वाला रोल कितना खतरनाक था। जब क्यू की बात आप कर रहे हो तो एंगल यहाँ बन रहा है, क्यू की बात कर रहे हो तो एंगल कहाँ बन रहा है, टॉप पर। और जब एंगल टॉप पे बनेगा तो एंगल को टच कौन सी साइड कर रही है, ये। तो ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर किसका, क्यू वाले का, क्यू को जो साइड टच कर रही है ये ग्रीन के लिए ये बेस का काम करेगी, ये वाली साइड बेस का काम करेगी, और बेस के सामने जो होगी ग्रीन के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है जी, बात समझ में आई यहाँ तक सारी कि कौन किसका काम कर रहा है। इसको आप ध्यान से बाद में फिर समझना। तो साइन क्यू के लिए क्यू को जो साइड टच हो रही है, क्यू को साइड टच हो रही है, साइन हमेशा रहेगा तो पी अपॉन एच ई, क्यू को साइड टच हो रही है पी क्यू, तो परपेंडिकुलर इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस इज, इन दिस केस हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, वे परपेंडिकुलर की बात, ये तो बेस का काम कर रहा है ना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। साइन क्यू के लिए पी क्यू तो बेस का काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, पी बी, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, पी बी, ग्रीन कलर के लिए परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का काम पी बी और हाइपोटेन्यूस पी क्यू। अब मुझे ये पता चल गया एक ही ट्रायंगल से दोनों काम, और मेरे पास गिवन था, क्या गिवन था सर, गिवन था कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल हैं, ये गिवन था, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। और जब ये गिवन था तो साइन बी की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पी क्यू अपॉन पी बी, और साइन क्यू की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज, इसकी वैल्यू क्या आई, पी बी अपॉन पी क्यू। ठीक है ना जी। यहाँ पे आपने एक और गलती की हुई है, प्लीज़ थोड़ा सा चेक, एक तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई है ना, 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, तो थोड़ी सी गलती मैंने कर दी। इस वाले कलर को देखिए, इस वाले कलर को, इस कलर के अंदर नीचे तो हाइपोटेन्यूस है ना बेटा, हाइपोटेन्यूस तो दोनों केस में सेम है, कोई भी कलर हो। तो यहाँ पर भी तो क्या आना था आपका, हाइपोटेन्यूस के लिए तो हमारा बी क्यू आना था, हाइपोटेन्यूस के लिए तो क्या आना था, बी क्यू। यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस के लिए तो क्या आना था, बी क्यू। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूस के लिए दोनों तरफ क्या आना था आपका, बी क्यू आना था। तो उस हिसाब से मेरे पास साइन बी की जो वैल्यू आई, साइन बी की वैल्यू आई आपके पास पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू, और साइन क्यू की वैल्यू आई पी बी अपॉन बी क्यू। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आप इसको कट कर दीजिए। इसके बाद आप लिखते हैं कि जो रिजल्ट निकला पी क्यू और पी बी इक्वल हो गई, पी क्यू और पी बी क्या हो गए, इक्वल, पी बी और पी क्यू आर इक्वल। अब हम इसको रब कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कर रहा हूँ मैं। पी बी एंड पी क्यू, ये कौन सी साइड्स हैं भैया, विच साइड इज़ पी बी, पी बी इज़ दिस साइड, पी क्यू इज़ दिस साइड। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हमने 9th क्लास में भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड कौन सी है, ये वाली साइड इक्वल है किसके, इसके। तो इस साइड के सामने एंगल बन रहा है Q, और इस साइड के सामने एंगल बन रहा है B। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल B एंड एंगल Q आर इक्वल। तो यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल B एंड एंगल Q आर इक्वल। कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी देर से क्लास लेते हुए समय हो गया, तो मैंने कहा हमेशा सही है, बस हाइपोटेन्यूस की जगह 1-2 बार लिख गलत वर्ड्स दिए थे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो रहा है तो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है जी, तो हमारा ये सेकंड एग्जांपल भी हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। और एग्जांपल नंबर 3 आपका जो है, चलिए इस क्वेश्चन को करें। अब वो क्या बोल रहा है, कंसीडर द ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल इज गिवन,
ट्रायंगल इज राइट एंगल एट सी। उसके अंदर हमें बोला ए बी की वैल्यू दिया 29 यूनिट्स, बी सी का वैल्यू दिया 21 यूनिट्स, और ए बी सी एंगल इज़ दिस। एंगल अगर ग्राउंड पे है तो सारी की सारी चीज़ें किस में, बी के टर्म्स में निकलेंगी। थीटा कहाँ, बी के टर्म्स में। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। बाद में उनको ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना जी, आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है और कुछ नहीं करना। तो इसके अंदर गिवन क्या है, गिवन है जी आपके पास इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज़ 90 डिग्री। एक चीज़ ये गिवन है, एंगल बी को उन्होंने बोला है थीटा, और जो एंगल को साइड टच करती है वो बेस, और थीटा ही है, इसमें एक ही बार थीटा है, तो ए से कोई लेना देना नहीं। तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूस का। ठीक है, इसके अलावा क्या गिवन है सर, इसके अलावा आपको गिवन है ए बी क्या, कि ए बी का क्या है 29 यूनिट्स, ए बी इज़ 29 यूनिट्स एंड बी सी इज़ 21 यूनिट्स। आपको जो क्वेश्चन करना है उसके लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा की। आप जब तक साइन थीटा नहीं निकाल पाओगे, कोस थीटा नहीं निकाल पाओगे, तो आपको ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ये नहीं निकलेंगी। इसके लिए साइन थीटा और कोस थीटा निकालना पड़ेगा। और साइन थीटा कोस थीटा कैसे निकलता है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और उसके बाद ये सोना चांदी तोले कहाँ चला जाता है, यहाँ पर सोना चांदी तोले। तो एस यानी कि साइन, तो साइन इज़ पी अपॉन एच, साइन इज़ पी अपॉन एच। तो साइन थीटा मेरा निकल जाता अगर मुझे हाइपोटेन्यूस पता होता। कॉस इज़ बी अपॉन एच, कॉस थीटा मेरा निकल जाता अगर मुझे हाइपोटेन्यूस पता होता। परपेंडिकुलर और बेस मुझे पता है, तो बात सिर्फ किसकी है, इस हाइपोटेन्यूस को सॉरी हाइपोटेन्यूस मुझे पता है, बात सिर्फ किसकी है, इस परपेंडिकुलर को निकालने की। बात सिर्फ किसकी है, इस परपेंडिकुलर को निकालने की, क्योंकि कॉस थीटा तो मैं गिवन डायग्राम से ही निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, मैं पाइथागोरस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इन दिस परपेंडिकुलर इज ए सी का स्क्वायर प्लस बेस इज बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इज ए बी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू मैंने रख दी, ए बी इज़ 29 स्क्वायर, बी सी उधर जाकर माइनस होगा, दैट इज़ 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 441, दैट इज़ 400। तो आपके ए सी की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20 यूनिट्स। क्या वैल्यू आएगी, 20 यूनिट्स आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज़ 20 यूनिट्स। ठीक है जी, इसके बाद अब मेरे को जो प्रूव करना था, जो मुझे फाइंड आउट करना था, वो मुझे लग गया है पता। अब मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर इज़ 20, हाइपोटेन्यूस इज़ 29। फिर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा मैंने निकाल दिया, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो मुझे पहले ही पता चल रहा था 21/29। लेकिन आपको मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको जो आपने फाइंड करना है। मैं कर रहा हूँ पार्ट 1। क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या था बच्चे, क्वेश्चन का पार्ट 1 था कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही जब आप फोर्थ एक्सरसाइज पर आ जाओगे ना, तो ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। दैट इज़ प्रॉपर्टी, फोर्थ एक्सरसाइज में बताऊंगा। अगर एंगल सेम है, थीटा यानी कि एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज 1। लेकिन इसमें हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा भाई। तो कॉस थीटा की वैल्यू रख दो जी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 21/29। तो कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू रख दो जी। साइन की वैल्यू क्या है, 20/29, इसका भी स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441/841 प्लस 400/841। एलसीएम लोगे अगर आप इसका, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका आने वाला है आपका, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। एलसीएम इज़ 841, ऊपर आएगा ये 441 प्लस 400, दैट इज़ 841/841 काट के 1। मैंने क्वेश्चन को करने से पहले ही बता दिया था आपको, क्योंकि दैट इज़ अ प्रॉपर्टी। अब मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है इसलिए हमें पता है। ठीक है जी, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट हमारा अभी रहता है।
सेकंड पार्ट कर देता हूँ मैं आपके इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इज़ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सेकंड पार्ट इज़ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सॉरी, ये कुछ आई थिंक वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, टेक्निकल एरर है कुछ, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रहा हूँ क्योंकि डाटा शो नहीं हो रहा हमें। तो आई होप जितना भी हमने किया है ये काफ़ी अच्छा रहा होगा, और आप इतने डाटा के बेसिस पर ही आप लोग अपनी एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके रिमेनिंग एग्जांपल्स एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, साथ ही एक्सरसाइज 8.2 भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतना समय दिया, एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप लॉकडाउन के समय अच्छे से तैयारी कीजिए।